तो चलिए सीधे इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम जिस टॉपिक का डीपली विश्लेषण करने वाले हैं वो है भारत में लीगल करियर बनाने की ग्राउंड रियलिटी। एक वक्त था जब वकील बनना समाज में एक बहुत ही बड़े रुतबे की बात मानी जाती थी, लेकिन आज का डेटा और रिसर्च एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो उस पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है। इस रियलिटी चेक को समझने के लिए 15,000 रुपए के इस आंकड़े पर ध्यान देते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आरव नाम के एक बेहद मेहनती लॉ ग्रेजुएट की कहानी का सबसे कड़वा सच है। आरव ने एक बहुत ही बढ़िया प्राइवेट कॉलेज से 5 साल तक लॉ की पढ़ाई की, लेकिन जब एजुकेशन लोन की ईएमआई चुकाने का वक्त आया तो वो ईएमआई थी पूरे 15,000 रुपये महीना। और हैरानी की बात यह है कि 60 से ज़्यादा लॉ फर्म्स में अप्लाई करने के बाद आखिरकार उसे जो जॉब ऑफर मिला उसकी सैलरी भी ठीक 15,000 रुपये ही थी। अब सोचिए, कोई 15,000 कमाकर 15,000 का लोन कैसे चुकाएगा? इस पर और डिटेल में बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, द लॉ डिग्री रियलिटी। यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आरव ने अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया था। पहले ही अटेम्प्ट में बार एग्जाम क्लियर किया, हर समर ब्रेक में बढ़िया इंटर्नशिप्स की, बिल्कुल बाय द बुक काम किया। लेकिन उसका ये स्ट्रगल इस प्रोफेशन के चारों तरफ फैले एक बहुत बड़े इल्यूजन को तोड़ता है। एक तरफ पॉप कल्चर और टीवी शोज का बनाया हुआ परसेप्शन है, जहां आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस, डिजाइनर सूट्स और रातों रात मिलने वाला पैसा दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ है ग्राउंड रियलिटी। एक आम फ्रेश ग्रेजुएट की जिंदगी में सच्चाई है कमर तोड़ देने वाले वर्किंग आवर्स, महीने का सिर्फ 5,000 का स्टाइपेंड और बरसों तक चलने वाली भयंकर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अब आते हैं इसके पीछे के असल कारण पर, हमारे दूसरे सेक्शन में, सप्लाई एंड डिमांड क्राइसिस। आखिर इतने मेहनती और पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स को ढंग का काम क्यों नहीं मिल पा रहा? इसको मैक्रो लेवल पर देखना बहुत जरूरी है। ये नंबर अपने आप में काफी शॉकिंग है। भारत में इस वक्त 1924 रजिस्टर्ड लॉ कॉलेजेस हैं। असलियत तो ये है कि कुछ राज्यों में तो इंजीनियरिंग से ज्यादा लॉ कॉलेजेस खुल चुके हैं। रिजल्ट, हर साल लगभग 1 लाख नए लॉ ग्रेजुएट्स इस मार्केट में उतर रहे हैं। 1 लाख? पर क्या इतने लोगों के लिए सच में नौकरियां हैं? और ये डेटा उस सप्लाई डिमांड के बॉटलनेक को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। हर साल निकलने वाले उन 1 लाख ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 2% से भी कम बच्चे टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जगह बना पाते हैं। मतलब बचे हुए 98% लोगों को उन अवसरों से समझौता करना पड़ता है जहां न ढंग की सैलरी है और ना ही जॉब सिक्योरिटी। तो उन 98% ग्रेजुएट्स का आगे क्या होता है? बात करते हैं इसके बारे में सेक्शन 3 में, स्ट्रगल्स इन ट्रेडिशनल पाथ्स। जब टॉप कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिलती तो लोग ट्रेडिशनल रास्तों की तरफ मुड़ते हैं, पर ये नंबर्स बताते हैं कि वहां एंट्री बैरियर किस हद तक ब्रूटल है। अगर कोई स्टूडेंट देश के टॉप टियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी एनएलयूज से निकलता है तो उसका एवरेज पैकेज 16 से 20 लाख तक हो सकता है और प्लेसमेंट लगभग गारंटीड होता है। लेकिन जैसे ही हम टॉप टियर से बाहर आते हैं, मिड टियर एनएलयूज या टियर 3 प्राइवेट कॉलेजेस में, तो नंबर्स सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। सैलरी हो जाती है 2 से 6 लाख सालाना और प्लेसमेंट रेट गिरकर सिर्फ 10 से 30% रह जाता है। ये गैप वाकई बहुत बड़ा है। कॉर्पोरेट की रियलिटी देखकर बहुत से लोग जज बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सिस्टम ने जुडिशरी को एक लॉटरी बनाकर रख दिया है। देश भले ही जजों की भारी कमी से जूझ रहा हो, पर वैकेंसी सिर्फ लगभग 2,000 ही निकलती हैं, और उन 2,000 सीटों के लिए 60 से 80,000 कैंडिडेट्स आपस में कम्पीट करते हैं। यानी सिलेक्शन रेट मुश्किल से 1 से 2%, और ऊपर से परीक्षाओं की देरी और 3 से 5 साल की जबरदस्त तैयारी अलग। चलिए अब बात करते हैं कोर लिटिगेशन की। अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करने का सोचा जाए तो शुरुआती दौर और भी खतरनाक होता है। एक जूनियर वकील की शुरुआती कमाई महीने की सिर्फ 3 से 7,000 रुपए के बीच झूलती रहती है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुंचने में कम से कम 5 से 10 साल का लंबा स्ट्रगल लगता है। सच कहा जाए तो जिसके पास कोई खानदानी पैसा या पहले से बड़ा लीगल बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए बिना किसी सपोर्ट के इस फील्ड में टिक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सारी बातें अभी तक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। सेक्शन 4 में चलते हैं, एआई एंड सिस्टेमिक फेलियर्स। ये एजुकेशन सिस्टम खुद कई तरह के सिस्टमिक रोड ब्लॉक से जूझ रहा है। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस बिना किसी रेगुलेशन के किसी भी गली मोहल्ले में खुल रहे हैं। बार काउंसिल ने इन पर रोक लगाने की कोशिश जरूर की, पर वो मॉरेटोरियम्स पूरी तरह फेल हो गए। जो बार एग्जाम यानी एआईबी पास करना होता है, वो एसेंशियली एक ओपन बुक एग्जाम बनकर रह गया है, जिसमें प्रैक्टिकली कोई रियल वर्ल्ड असेसमेंट नहीं होता। और सबसे चिंताजनक बात, 90% सरकारी कॉलेजों में बेसिक टीचर्स तक की भारी कमी है। तो मार्केट में ऐसी हजारों डिग्रियां रोज बट रही हैं जिनमें काम करने लायक स्किल्स हैं ही नहीं।
और अब इस आग में घी डालने का काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए जो साफ कहती है कि 44% लीगल काम पूरी तरह ऑटोमेट किया जा सकता है। जूनियर एसोसिएट्स का सबसे बड़ा काम क्या होता था? रिसर्च करना, पुराने केस पढ़ना और लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करना। जो काम करने में दिन लगते थे वो काम अब एआई चंद मिनटों में कर रहा है। ये फ्यूचर का थ्रेट नहीं है, ये आज के फ्रेशर्स के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो क्या उम्मीद बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए? नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, स्ट्रैटेजीज फॉर फ्यूचर सक्सेस। जब 1 लाख की भीड़ में सिर्फ कुछ ही नौकरियां बची हों और ऊपर से एआई सब बदलने के लिए तैयार बैठा हो, तो पुराने ढर्रे पर चलकर काम नहीं बनने वाला। अब जरूरत है हाई वैल्यू स्पेशलाइजेशंस की। सिर्फ डिग्री पर डिपेंड मत रहिए। पीएसयू लीगल डिपार्टमेंट्स के लिए क्लैट पीजी दिया जा सकता है, या फिर मार्केट की नई डिमांड्स पकड़िए, जैसे नए डीपीडीपी एक्ट के तहत सर्टिफाइड डेटा प्राइवेसी प्रोफेशनल बनना। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे फील्ड्स हैं जिनकी आने वाले कल में भारी डिमांड होने वाली है। और क्योंकि बेसिक लीगल स्किल्स काफ़ी एनालिटिकल होती हैं, इन स्किल्स का फ़ायदा उठाकर पूरी तरह से अलग करियर पाथ्स में भी पिवट किया जा सकता है। कॉर्पोरेट कंसल्टिंग हो, फिनटेक स्टार्टअप्स में कंप्लायंस रोल्स हों, या फिर तेज़ी से बढ़ते हुए लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी एलपीओ सेंटर्स, ये सभी बहुत लुभावने अवसर दे रहे हैं। लीगल टेक और पब्लिक पॉलिसी भी नए ज़माने के वो दरवाजे हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए खुले हुए हैं। लेकिन चाहे रास्ता कोई भी हो, एक सच जिसे अपनाना ही पड़ेगा वो है मेंटल रेजिलियंस, यानी मानसिक मजबूती। लीगल इंडस्ट्री का वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाल ही में जिस तरह से स्टूडेंट सुसाइड के दुखद मामले सामने आए हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि करियर एक 40 साल का लंबा मैराथन है, कोई छोटी स्प्रिंट नहीं। शुरुआत में ठोकर लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सफ़र वहीं खत्म हो गया। आखिर में इन सभी बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल बचता है। जिस तेजी से एआई आगे बढ़ रहा है और वैकेंसी कम हो रही हैं, क्या आज भी एक स्टैंडर्ड लॉ डिग्री सम्मान का प्रतीक है, या फिर ये एक ऐसा पुराना जुआ बन चुकी है जिसे आज की डेट में पूरी तरह से बदलने और री इन्वेंट करने की जरूरत है? आने वाली पीढ़ियों को इस नई टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक दुनिया के लिए कैसे तैयार किया जाएगा, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।